नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। क्या है बाबूजी, आप संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठे रहते? पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहते हो। दरअसल रमेश बाबू बाथरूम में फिसल गए थे और उनके पैर में चोट लग गई थी। लेकिन बेटे से तो इतना भी नहीं हो पा रहा था कि पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी ही कर दे। और बहू उनके पैर की चोट को देखकर भी अनदेखा कर अपने ही कामों में लगी रही। आखिर कब तक ये धुतकार और अपमान और सहना पड़ेगा? सोच रमेश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमजोर पड़ने का समय नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्होंने बताया कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनके दोस्त श्याम मुरारी स्तब्ध रह गए। उनके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। रमेश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के अपमान से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस समय वे अपना बैग लेकर घर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान रमेश बाबू वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत सारे मित्र बन गए। वे सबके साथ टहलते, सबका हाल चाल जानते और रोज सुबह सबके साथ एक्सरसाइज करते। धीरे धीरे रमेश बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से रमेश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ न दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन रमेश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे कि तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, का हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उनका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार में से करीब 35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर
कुछ देर तक खड़ी रही, फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। रमेश बाबू की ओर देखते ही वो अपने सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी रमेश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई, फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। रमेश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर रमेश बाबू को देखते ही वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपाकर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी और रमेश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले हुए थे, बागवानी करते समय उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। रमेश बाबू उस महिला का चेहरा देख लेते हैं और पहचान लेते हैं। चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम से क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था, कहकर रमेश बाबू अपने मित्र के साथ चल देते हैं। खाने के कमरे में बैठने के बाद उनकी नज़रें बार बार जानकी जी को ही ढूंढ रही थी। वह उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत पड़ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और वो हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? लेकिन जानकी जी उन्हें वहाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो रमेश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं, 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई है, क्या बात हो गई? तो वह व्यक्ति कहता है कि वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। न जाने क्यों बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। वह माता जी सुबह से अपने घर को याद किए जा रही थी, सुबह से अपने कमरे में बैठे रोई जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको बागवानी का काम दिया गया था। यह सब सुनकर रमेश बाबू जी का मन दुखी हो जाता है। वह जानना चाहते थे कि आखिर जानकी जी के साथ क्या हुआ है, इसलिए थोड़ी देर बाद महिला विभाग में जाकर जानकी जी के पास गए। रमेश बाबू को अपने पास खड़ा देखकर जानकी जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी रमेश बाबू कहते हैं, मैं जानता हूँ आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। अब बेटे बहू को मेरी जरूरत नहीं है, कहकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी। यह सब देखकर रमेश बाबू जी परेशान हो जाते हैं। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? रमेश बाबू परेशान से प्रांगण में टहल रहे थे कि अचानक उनका पैर क्यारी में लगे पत्थर से टकरा जाता है और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का एक कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? आपको चोट तो नहीं लगी? अगर कहीं लगी है तो अभी मैं पट्टी कर देता हूँ। रमेश बाबू कहते हैं, अरे नहीं, ज़्यादा नहीं, बस गिरते गिरते बच गया। इतना कहते हुए
रमेश बाबू प्रांगण में रखे हुए बेंच पर जाकर बैठ गए और उन्हें वह दिन याद आने लगा जब उनके पैर पर चोट लगी थी और कैसे बेटा बहू ने उन्हें 10 बातें सुना दी थी। रमेश बाबूजी अपने विचारों में खोए हुए थे कि तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र श्याम मुरारी जी आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख रमेश बाबू बोलते हैं, क्या बात है श्याम मुरारी, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी श्याम मुरारी जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। श्याम मुरारी जी की बात सुनकर रमेश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी श्याम मुरारी जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रमेश बाबूजी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी है। रमेश बाबू को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए भी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते हैं। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे और कि तभी वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई, रमेश बाबू, आपसे मिलने आया है कोई। उन्होंने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और ऑफिस की तरफ चल दिए। बेटे और बहू को देख वो हैरान रह जाते हैं और अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगता है। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसे सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला कोई तो है। चले जाओ तुम लोग। वो बाबूजी, दरअसल बात यह है कि आज कार्तिक का जन्मदिन है और हमने घर में पार्टी रखी है। कार्तिक की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी रमेश बाबू बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ, अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। बाबूजी, आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे और यदि आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी रमेश बाबू बोले, अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे और पूछेंगे कि बाबूजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ,
यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाने आ गए, वरना इतने दिनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। अरे तुझसे तो ये भी ना हुआ कि फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछ ले। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि मैं घर छोड़कर वृद्ध आश्रम क्यों आ गया। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी दोनों रोनी सूरत लेकर रमेश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, बाबूजी हमें माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा। इतनी बात सुनकर रमेश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी कार्तिक बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर रमेश बाबू खुद को रोक नहीं पाए और उनके साथ चल दिए। कार्तिक का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। रमेश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु रमेश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो रात हो चुकी थी। उस समय रमेश बाबू घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी कमला की यादों में खो गए। अपनी पत्नी की यादों में पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू नेहा बोली, चलिए बाबूजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए नेहा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं बाबूजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। रमेश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू नेहा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना ही भूल जाओगी। रमेश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी पसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकी तो बहू बेटे कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। जब रमेश बाबू उतरकर जाने लगे और वो दोनों कार में बैठने वाले थे कि तभी रमेश बाबू ने आवाज़ लगाई। रमेश बाबू की आवाज़ सुनकर दोनों रुक गए। रमेश बाबू ने फिर कहा, वापस आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंचकर रमेश बाबू वहीं काम करने वाले व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं। जानकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही रमेश बाबू का बेटा सूरज उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू नेहा को जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर जानकी जी के गले लगी और फूटकर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए
और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नेहा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे तो बता सकती थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपका ध्यान नहीं रख सकी। तुमसे क्या कहती जिसने खुद के बूढ़े ससुर को वृद्ध आश्रम भेज दिया हो। उस माँ की नज़रें तो वैसे ही झुक गई है। बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ी करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से माफ़ी मांगो। अपने करतूत पर शर्मिंदा हुई नेहा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। तभी सूरज ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो रमेश बाबू और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब बहू, बेटे या बेटी के पास नहीं रहना, हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु रमेश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि बार बार धोखा खा सके। इतना कहकर रमेश बाबू और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा और सूरज दुखी मन से घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में बिस्तर के ऊपर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था, जिसमें रमेश बाबू ने एक कविता लिखी थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है, आज की मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, बस सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब